प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लीजिए, आज हम आपका परिचय संधियों से करवाएंगे। प्रिय मित्रों, हम थोड़े से पीछे चलते हैं, जिससे हमारा व्याकरण के साथ लिंक बना रहे। अब सब इससे पहले आपने व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। व्याकरण के 4 भेद थे। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 पद विचार, नंबर 4 वाक्य विचार। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका संबंध हमारा वर्ण विचार से है। प्रिय मित्रों, व्याकरण का पहला प्रकार वर्ण विचार। वर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ वर्णों की प्रधानता होती है या वर्णों की चर्चा होती है, वे व्याकरण के पहले प्रकार वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्वर, व्यंजन। स्वर के अंतर्गत फिर उसके 3 भाग होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। फिर उसके अंतर्गत 4 विभाग होते हैं: स्वर, अनुनासिक, अनुस्वर, विसर्ग। उसी प्रकार व्यंजन में भी व्यंजन के 4 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उसी प्रकार आगे इसके उपरांत संधियां आ जाती है, क्योंकि संधियों के अंतर्गत भी वर्णों की चर्चा होती है। यहाँ पर अब संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि का प्रश्न उठता है, संधि किसे कहते हैं? वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वही संधि कहलाते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि मिलने से शब्द का रूप बदल जाता है। इस प्रकार 2 ध्वनियों के पास आने पर जो परिवर्तन या विकार होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, तो आ जमा अ अर्थात बड़ा आ। इसी प्रकार संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको विस्तार में समझाएंगे। इसके उपरांत स्वर संधि के 5 भेद और होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, हृदय संधि, अयादि संधि। प्रिय छात्रों, अब हम आपको संधियों में से पहले प्रकार स्वर संधि के संबंध में जानकारी देंगे। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद। उसमें सबसे पहला दीर्घ संधि। 2 समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर जब दीर्घ बन जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, अ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। कहने का तात्पर्य बड़ा, दीर्घ में बड़ा। तो 2 समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर जब दीर्घ बन जाते हैं
उसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस अंशु, हिम अ प्लस अंशु अ बराबर आ, हिमांशु। इसी प्रकार शिव प्लस आलय, शिव अ प्लस आ बराबर बड़ा आ शिवालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या आ प्लस अर्थी अ बराबर बड़ा आ। उसी प्रकार महा प्लस आत्मा, महा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, महात्मा। कवि प्लस इंद्र, कवि ई, इंद्र प्लस ई बराबर बड़ी ई, कविंद्र। नारी प्लस इंद्र, ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई, नारींद्र। भानु प्लस उदय, भानु उ, उदय उ बड़ा उ, भानुदय। बदुत्सव, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, बदुत्सव। लघुर प्लस उर्मी, लघु ओ, उर्मी उ बराबर उ, लघुर्मी। इसी प्रकार आगे देखिए गुण संधि। अब अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो, और अ या उ हो तो औ, और री हो तो अर हो जाता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस बड़ी ई बराबर ए हो जाता है। जैसे महा प्लस इंद्र, महा आ प्लस ई बराबर ए, महेंद्र। ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान न अ प्लस उ बराबर ओ, ज्ञानोदय। महा प्लस उत्सव, महा आ उत्सव उ बराबर ओ, महोत्सव। उसी प्रकार देव प्लस ऋषि, अ प्लस रि बराबर अर। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। गुण संधि से तात्पर्य छात्रों, गुण का तात्पर्य किसी विशेषताओं से भरे हुए। तो गुण संधि में वो शब्द बनते हैं, अक्षरों के और व्यंजनों के मिल से वो शब्द बनते हैं जो विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं। ये इसीलिए इनको गुण संधि के नाम से गुण संधि की संज्ञा दी है। उसकी तीसरी संधि स्वर संधि में, स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि होना, आगे बढ़ना। देखिए जब अ या आ के बाद ए या ए, यानी कहने का तात्पर्य पहले स्वर 6 स्वरों के साथ दूसरे पंक्ति के पहले 2 स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। अर्थात अ या आ के बाद ए या ए हो तो पहले पहले अ आ के बाद ए ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ए यानी बड़ी ए हो जाता है, और ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। देखिए 1 प्लस 1 तो क, अ प्लस ए, अ और ए के मिलने से बड़ी ए, तो एक के क। सदा प्लस एव, सदा तो आ और ए इज इक्वल टू बड़ी ए। परम प्लस औषधि, परम अ प्लस औ तो औ तो परमौषध, परमौषध। परम प्लस ईश्वर, परम म यानी अ, ईश्वर ई इज इक्वल टू ए। जल
प्लस ओध, जलोध। अ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ। मा प्लस औसत, तो आ और ओ, तो महौसत। इसी प्रकार चौथी संधि यण संधि। प्रिय छात्रों, ह्रस्व या दीर्घ ई के सामने स्वर आने पर दोनों को य उ या उ के सामने असमान स्वर आने पर दोनों को व तथा री के सामने असमान स्वर आने पर दोनों को मिलाकर र हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ई प्लस अ बराबर य। ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, तो उपर्युक्त। तो ई प्लस उ बराबर उ। नदी प्लस ऐश्वर, नदेश्वर, यानी ई प्लस ए आय। उसी प्रकार अन्न प्लस इच्छक, अन्न, न अ प्लस ई, दोनों को मिलाकर हो गया वी, तो अनवीक्षक, अनवीक्षक। क्योंकि उसमें बताया गया था उ या उ के सामने असमान स्वर आए तो, इसमें उ और उ के सामने असमान स्वर आए तो व तथा री के सामने असमान स्वर आए तो र हो जाता है। तो यह कौन सा शब्द है जो कि वी में बदल गया है, व में बदल गया है? कौन सा? अ के समय असमान स्वर, यानी आ के सामने आ नहीं है, ई है, असमान स्वर है, इसीलिए वी में परिवर्तित हो गया है। देखो, यदि प्लस अपि, यद्यपि, तो यदि ई प्लस अ अपि अ बराबर य, तो यद्यपि। मद प्लस अरे, मध्वरी, तो उ प्लस उ यानी व हो गया है। उ प्लस अ, मधु अरे, तो मधु उ प्लस अ असमान स्वर, इसलिए वह हो गया, तो मधु मध्वरी, मध्वरी। इसी प्रकार आगे देखिए अयाद संधि। ई ए, अयाद संधि। ए या ए के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण आने पर अय हो जाता है। ए या ए, छोटी ए या बड़ी ए के बाद ए के अतिरिक्त अगर अन्य कोई वर्ण आए तो अय हो जाता है। और ओ के बाद, ओ के अलावा कोई अन्य वर्ण आने पर अब या आब हो जाता है तो उसे अयाद संधि कहते हैं। देखिए, ने प्लस अन, नयन। ए और अय हो गया अन्य स्वर आने पर। भो प्लस अन, भवन। ओ प्लस अब हो गया। गायक, ग प्लस अक, तो ए और मतलब आय हो गया। प्लॉप, पॉप, अन, पवन, तो पौ यानी ओ प्लस तो व। इसी प्रकार भो, भौ प्लस उक, भावुक, तो ओ और उ, तो आबु। सौ प्लस अक, शावक, तो ओ और अक हो गया, शावक। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमारी स्वर संधि समाप्त हुई। अभी हमारी नंबर 2 व्यंजन संधि पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर व्यंजन बनते हैं, और स्वर और व्यंजन मिलकर भी व्यंजन ही बनते हैं, और व्यंजन प्लस व्यंजन ये भी व्यंजन बनते हैं। तो व्यंजन संधि में
व्यंजनों की प्रधानता है, व्यंजनों को ही महत्ता दी गई है। अब आप देखिए, वर्ग के पहले वर्ग क, च, ट, प का मेल किसी स्वर अथवा य, र, ल, व में से किसी व्यंजन के साथ होता है तो उस वर्ग के पहले वर्ग का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, व हो जाता है। जैसे दिक प्लस अंबर, दिक इसका पांचवा तीसरा परिभाषा के अनुसार व्यंजन के साथ होते उस वर्ग का पहले वर्ग का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, व हो जाता है। तो यहां देखिए दिग प्लस अंबर, दिगंबर, तो क के स्थान पर ग हो गया है। उसी प्रकार अच प्लस अंत, अच च का तीसरा वर्ड ज होता है, च छ ज ज, तो च को हटाकर अजंत, च के स्थान पर ज हो जाता है। जगत प्लस ईस, जगदीश, जगत प्लस ईस जगदीश, तो त के स्थान पर द हो गया, त तातरुस धातन दादवा तीसरा वर्ण आ गया। वाक प्लस रस, वाक का को हटाकर उसका तीसरा शब्द और तीसरा वर्ण क ख ग ग, तो वाग्र स, क के स्थान पर ग हो जाता है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों आगे देखिए, यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण मतलब जो वर्ण नाक और मुंह के द्वारा बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण अर्थात वर्ण के पंचम वर्ण के से होता है तो इस पहले वर्ण को उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस मय, वाड्मय, तो उसमें बताया गया क, च, ट, प, त का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण ये तो आपको पता ही होगा कि हर क, च, ट, प, त इसके पंचम वर्ण को पंचम वर्ण को अंक की मात्रा में परिवर्तित कर दिया गया है आज की हिंदी को सरल बनाने के लिए। तो पंचम वर्ण अंक की मात्रा से भी संबोधित होता है। तो देखिए वाक प्लस मय, वाड्मय, क की जगह का के स्थान पर के शब्द का पंचम वर्ण क, ख, ग, ग, ण, वाड्मय, क के स्थान पर ण हो जाता है। उसी प्रकार उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, उत ता का पंचम वर्ण त, तातरुस थातन दादवत धातरुस न, नातात, उन्नयन, ता के स्थान पर ना हो जाता है। उसी प्रकार षट प्लस मास, चट, ट का अणा, तो षड मास, ट के स्थान पर अणा का प्रयोग हो जाता है। मित्रों अभी इसके और भी कई प्रकार हैं जिनमें व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर व्यंजन में परिवर्तित किया गया है। यदि त के बाद च छ हो तो क्या हो जाता है। जैसे सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, यहाँ पर ता को परिवर्तित करके चा में बदल दिया गया है, सच्चरित्र। यदि त के बाद ज झ हो तो जा हो जाता है। सत प्लस जन, सज्जन, जगत प्लस जननी, जगत जननी, ता को हटाकर जा लगा दिया गया। इसी प्रकार यदि देखिए त के बाद अगर ट ठ हो तो ट हो जाता है। तट प्लस टीका, तट्टिका, व्रत प्लस टीका, व्रतिका। यदि त के बाद ड ड़ हो तो ड और ल हो तो ल लग जाता है। देखिए उत प्लस डयन, उड्डयन,
तत् प्लस लीन, तल्लीन, उसी शब्द का, उसी वर्ण का वर्ण लग जाता है। यदि त के बाद श आए तो त का च तथा श का छ हो जाता है। देखिए, जैसे उत प्लस श्वास, उत, ता के स्थान पर चा शब्द को परिवर्तित किया गया है। उत प्लस श्वास, त के स्थान पर च लगाकर उच्चवास, उच्छ्वास में परिवर्तित हो गया है। ता को च में और श को छ में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे देखिए, यदि त के बाद ह आए तो ता का द तथा हा का ध हो जाता है। उत प्लस हार, उत, ता का क्या हो जाता है, द, और हा का क्या हो जाता है, ध, उद्धार। उत प्लस हरण, उद्धरण, उत, त का दा हो गया और ह का धा हो गया। आगे, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से च जुड़ जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। आ प्लस छादन, आच्छादन, च जुड़ जाता है। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से चा जुड़ जाता है। अगर कहीं भी छाता है तो वहां आपको चा जोड़ने से आपका संधि विच्छेद स्पष्ट हो जाता है। आगे देखिए, यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए, क से म तक, यदि मां के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए तो म उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। मां के बाद का से लेके मा तक कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन आए तो मां उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे समगति, समगति, मां आया, पंचम वर्ण कर का से लेके मां तक पंचम वर्ण कौन सा होगा, अंतिम वर्ण होंगे जो अणाके उसमें आते होंगे, संख्या में आते। तो सम प्लस गति, सम मां, मां के बाद उसे पर्वत पंचम वर्षा के बाद णा, तो संगति, णा, णा का यहाँ पे संगति हो गया, पंचम वर्ण आ गया। उसी प्रकार सम प्लस जीवन, सम प्लस जीवन, म, इसका पंचम वर्ण अंग में परिवर्तित हो गया, तो संजीवन, संजीवन। उसी प्रकार मां के बाद म आने पर द्वित्व म का प्रयोग हो जाता है। म के बाद म आने पर यानी डबल मां हो जाता है, आधा और पूरा मां का प्रयोग हो जाता है। वहां अनुस्वर नहीं आता, सम प्लस मुख, तो सम्मुख आ जाता है। वहां अनुस्वार नहीं आता, अंकी बिंदी नहीं लगाई जाती, वहां उसे डबल मां कर दिया जाता है। प्रिय छात्र, अब हमारी तीसरी संधि विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर का व्यंजन आने पर विसर्ग जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। यह आप जानते ही होंगे कि विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में अत्यधिक किया जाता है। हिंदी भाषा में कहीं कहीं इसका प्रयोग मिलता है, पर संस्कृत में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है। विसर्ग का ओ, विसर्ग से पहले यदि आ हो या बाद में अ या किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का रूपांतर ओ हो जाता है। ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले यदि आ हो या बाद में अ या किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व हो तो
विसर्ग का रूपांतर ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस विकार मन, अ हमारा से पहला मन, तो अ के बाद क्या कहा है, यरलव, तो वाह है या विकार, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन रूप ओ में बदल जाएगा। तो मनोविकार, क्या हुआ, मनोविकार ओ में बदल गया। यरलवः, और इससे पहले स्वर, तो अगर किसी स्वर के आ के बाद अगर हमारा कोई वर्ण आता है, तीसरा चौथा या पांचवा, तो वर्ण के यरलव में हो तो विसर्ग का रूपांतर ओ हो जाता है। आगे देखिए, मनोविकार हो चुका है आपका ये। रज प्लस गुण, रज प्लस गुण, रज आ प्लस ग गुण, तो जा का ओ बन गया आ, और ये तीसरा वर्ड ग, का खा ग, ग तीसरा वर्ण होने की वजह से या व्यंजन होने की वजह से पहले आ प्लस ग, गा का तीसरा व्यंजन है ये, इसकी इसको परिवर्तन करके इसके परिवर्तन में ओ, इसके स्थान पर ओ का प्रयोग किया जाता है। तो रज प्लस गुण अर्थात रजोगुण, अ स्वर और व्यंजन में तीसरा शब्द, कवर का तीसरा वर्ग, इसीलिए यहां विसर्ग का ओ हो गया, तो रजोगुण। इसी प्रकार अगला देखिए, विसर्ग का स, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नम प्लस ते, नमस्ते, तो विसर्ग का क्या हो गया, सा बन गया। अगर ता है तो स, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग के बाद ये ता है, इसीलिए किसमें परिवर्तित हो गया, यह सा में परिवर्तित हो गया। तो नमस्ते, नम प्लस ते बराबर नमस्ते, तो विसर्ग को सा में परिवर्तित कर दिया। उसी प्रकार नी प्लस तार, नी और ता, पहले इसमें परिभाषा में बताया गया त या सा हो तो, त या सा हो तो क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो ता है इसमें, तो विसर्ग की जगह पर ता के स्थान पर क्या हो गया, स, निस्तार। उसी प्रकार दु प्लस साहस, दो ओ प्लस सा, उसके स्थान पर सा, ता और सा के स्थान पर सा हो जाता है, दुस्साहस। विसर्ग के पूर्व अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर अ ल र वह में से कोई हो तो यह विसर्ग का रा हो जाता है। अगेन रिपीट, विसर्ग से पूर्व अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ल र वह में से कोई हो तो यह विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे नी प्लस आमिस, नी आ, नी आ से भिन्न, यहाँ आ से भिन्न ई है, छोटी ई प्लस आ, फिर क्या कहा है, कौन सा वर्ग, वर्ग का तीसरा, तीसरा चौथा और पांचवा, तो यह विसर्ग के बाद कौन सा वर्ग, पांचवा म, इसीलिए इसे निरामिस बदलकर निरामिस हो गया। विसर्ग की जगह रा का प्रयोग किया गया है, बदलकर रा जाता है। आशी प्लस बाद, आशी बड़ी और वाह, इनको बदलकर आशीर्वाद, राम में वाह की जगह
रा का प्रयोग हो गया है, तो इसलिए आशीर्वाद हो गया। दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग, प दुरुपयोग। इसी प्रकार आगे देखिए, विसर्ग का श, विसर्ग का श, इससे पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निश्चल, विसर्ग का श हो जाता है, निश्चल। और दुशासन, आगे देखिए, विसर्ग का श, षटकोण वाला श, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग से परे क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो श हो जाता है। जैसे नि प्लस काम, निष्काम, श हो गया, विसर्ग सा में बदल गया, विसर्ग के स्थान पर श का प्रयोग किया जाता है। ई प्लस क श हो गया, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म, उ प्लस क श हो गया, नि प्लस पाप, निष्पाप, ई प्लस प श हो गया। विसर्ग का लोप यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे यशस्वी, यस, यस प्लस श्वी, यस प्लस श्वी, तो यह अ है। विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग से पहले क्या है, अ, और उसके बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अ प्लस अ, तो यह विसर्ग का लोप होकर यशस्वी हो गया। तप प्लस स्वी, तपस्वी, वक्ष प्लस स्थल, वक्षस्थल। इसी प्रकार आगे देखो, पूर्व स्वर और दीर्घ विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग के लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रज, नीरज, नी प्लस रोग, निरोग, नी प्लस रब, नीरव। इसी प्रकार आगे देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो, यदि तथा बाद में का या पा तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे अंतःकरण, तो अंतःकरण ही रहेगा अगर पहले आ हो तो, और बाद में का और पा हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आता। प्रातः काल, प्रातः काल, अधपतन, अधपतन। तो प्रिय छात्रों, आज हम अपने वाणी पर यही विराम देते हैं और वर्ण के अंतर्गत एक विषय और आता है जो वर्तनी से संबंधित है, जिसमें अक्षरों से संबंधित, वर्णों से संबंधित, व्यंजनों से संबंधित और मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। अब हमारा अगला विषय होगा व्याकरण का दूसरा प्रकार, शब्द विचार। तो प्रिय छात्रों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी के। तो आप जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।